शास्त्र के प्राध्यापक प्रोफेसर राजकुमार चौबे जी, प्रोफेसर जयप्रकाश रविदास जी, अन्य गणमान्य टेक्नीशियंस और प्रिय विद्यार्थी, यह गौरव प्राप्त है कि यह शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय उस व्यक्ति के नाम पर है जो दुनिया के पहले शिक्षक गौतम बुद्ध पहले ऐसे धर्म प्रवर्तक हुए जिन्होंने संगठित रूप से अपने उपदेशों का प्रचार, और उस जमाने में जब यातायात और संचार के साधन नहीं थे तब भी प्रतिदिन वर्षा ऋतु के 4 महीनों को छोड़ बैठा हुए हैं। इसकी विषय वस्तु है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इसको लागू करना है कि राष्ट्रीय शिक्षा से चल रही है भारत में, और 1966 में लागू हुई और फिर दूसरी शिक्षा नीति आई 1986। देखिए, दुनिया में जो शिक्षा का विकास हुआ है तो भारत इस बात को गर्व से कह सकता है कि भारत पहला ऐसा देश है जहां शिक्षा पर इतना विश्वविद्यालय ईसा की परमात्मा के नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, फिर बाद में विक्रमशिला, तो ये जो वैदिक काल से विक्रमशिला के समय तक, 5वीं शताब्दी, ईसा की 5वीं शताब्दी तक जो कालखंड है लगभग 2000 साल का, तब भी हमारे यहाँ संगठित रूप से शिक्षा प्रणाली नालंदा विश्वविद्यालय, वहां पर गणित, दर्शन, ज्योतिष, चिकित्सा पद्धति, खगोल शास्त्र और इन सभी की पढ़ाई ऐसी होती थी कि न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के लोग बल्कि बाहर से, चीन से लोग पढ़ने आते थे। और आजकल आप बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो गया, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में हो गया, तो स्कॉलरशिप मिलता है। और आप सोचते हैं कि कितना अमीर देश है कि जो अपने मेधावी छात्रों को दुनिया के गरीब देशों से भी लेता है और पूरा शिक्षण शुल्क माफ करके सारी सुविधाएं देकर उनको बढ़ाता है। लेकिन ये काम नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत पहले हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय के द्वार पर 2 द्वार पंडित बैठते थे और एडमिशन की प्रक्रिया क्या थी कि जब बाहर के छात्र या भारत के विभिन्न हिस्सों के छात्र वहां पर आते थे नामांकन के लिए, तो द्वार पंडित उनका साक्षात्कार, वही रिटन इंटरव्यू और इंटरव्यू, और जो छात्र पास कर जाता था उसको विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता। विश्वविद्यालय में रहना निःशुल्क, खाना निःशुल्क और अवधि भी निर्धारित नहीं है। आप जितने दिनों तक चाहिए पढ़ने के लिए आप नालंदा विश्वविद्यालय के भीतर पढ़िए। अब उसकी रखरखाव कैसे होगा? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए 200 गांवों का रेवेन्यू उसको दिया। 200 गांवों की जो भू राजस्व है, लैंड रेवेन्यू, वो हर साल नालंदा यूनिवर्सिटी में है। अब ये हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम सोच लीजिए कि कितना विकसित होगा, क्योंकि अभी भी जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो नासा उसको बहुत बड़ा लेबोरेटरी स्थापित करके अमेरिका में देख के बताता है। लेकिन नासा स्थापित हुआ 1950 में। नासा के बहुत पहले, सैकड़ों साल पहले से हमारे जो पंडित जी हैं छोटा सा पंचांग बताते हैं कि कुंभ का मेला कब लगेगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा। तो खगोल विद्या, उस पर हमारी पकड़ कितनी थी। आप इसको जरा से इस तरह से समझिए कि दुनिया का कोई ऐसा धर्मशास्त्र नहीं है जहां पर विज्ञान की बात है। दुनिया का कोई ऐसा धर्मशास्त्र नहीं है जहां पर गणित की
हमारे ऋग्वेद में, वैदिक साहित्य में क्या है? वैदिक मैथमेटिक्स है। वेद में क्या है? आयुर्वेद, मेडिसिन। ये कहां से आया? तो बहुत साइंटिफिक लोग हम लोग हैं और ये शिक्षा प्रणाली हमारी बहुत विकसित है। इसके मुकाबले अगर आप पश्चिम की तरफ चलें तो पश्चिम में पहला विश्वविद्यालय 1088 ईस्वी में इटली में बोलोगना विश्वविद्यालय के स्थापना। उसके बाद इंग्लैंड के विश्वविद्यालय आए और फिर जब 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लागू हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका एक आधुनिक देश के रूप में जन्म लिया, तो वहां के जितने नामी विश्वविद्यालय हैं, मैसाचुसेट्स या हार्वर्ड या प्रिंसटन या कैलिफोर्निया या कार्नेगी मेलन, ये सभी बाद में धीरे धीरे अस्तित्व में आए। तो आप सोच लीजिए कि हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम से ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी सिस्टम, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मैनचेस्टर, लिवरपूल, उनमें लगभग 700 साल का फासला है और पहला यूनिवर्सिटी इटली का जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय के 500 साल का है। अब ये पश्चिमी देश आकर के हमको अपनी शिक्षा नीति देने लगे। नानी को ननिहाल की कथा, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम किया, उस देश में उन्होंने अपनी शिक्षा नीति लागू। क्यों लागू की? क्योंकि किसी भी देश को जब गुलाम बनाना हो तो सबसे पहले उसके इतिहास, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति को खंडित करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि केवल भारत के साथ अंग्रेजों ने किया। इंग्लैंड के महाकवि रुडयार्ड किपलिंग ने इस बात को कहा कि इट इज व्हाइट मैन्स बर्डन to civilize the uncivilized people of the Indian subcontinent। भारतीय उपमहाद्वीप के अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने का कार्य, इसका दायित्व तो श्वेत मनुष्यों के ऊपर है, अंग्रेजों के ऊपर है, व्हाइट रेस के ऊपर है। ये लोग पिछड़े हुए हैं, शासन के लायक नहीं है, इनकी सभ्यता कुछ है ही नहीं। यही काम जब फ्रांस ने अपने उपनिवेश स्थापित किए तो फ्रांस ने कहा कि हम गुलाम बनाने थोड़ी आए, शोषण करने थोड़ी आए, हम मिशन सिविलाइजेशन पर निकले हैं, हम सभ्यता के प्रचार प्रसार पर निकले हैं। ये लोग असभ्य हैं, इनको हमको सभ्य बनाना है। फ्रांस का बहुत ज्यादा प्रभाव नॉर्थ अफ्रीका पर था, स्पेन का बहुत ज्यादा प्रभाव लैटिन अमेरिका में था, ब्राजील में, अर्जेंटीना में, मेक्सिको में। और वहां की जो एस्टेक और मायन कल्चर थी, जैसे हमारी इंडियन संस्कृति है, इन सभी को भी उन्होंने जानबूझकर खंडित किया हुआ। हमारी शिक्षा पद्धति पर भी आप जानते हैं जॉन मैकॉले का प्रभाव है। जॉन मैकॉले का प्रभाव इतना ज्यादा था कि अंग्रेज चले गए 1947 में, लेकिन उसके बाद बड़ी तेजी से जैसे जैसे हमारे पास आर्थिक समृद्धि आई, वैसे वैसे बड़ी तेजी से अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, और जो एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल किसी शहर में हुआ करता था, वैसे 10 स्कूल हो गए। और हम कितना भी भारतीय होने का दावा करें, हम चाहते हैं कि अपने बच्चे हमारे उसी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ें। और उसके पढ़ने का नतीजा क्या हुआ कि हमारी जो अपनी भारतीय सांस्कृतिक मूल्य हैं, उस मूल्य पर गहरा आघात, और जो बड़ी संस्थाएं उस तरीके से खड़ी हुई, IIT, IIM, उनके जो बेस्ट ग्रेड्स हैं, बेस्ट ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनको हायर किसने किया? भारत सरकार ने और झारखंड सरकार ने नहीं, उनको हायर कर दिया यूरोपीय देशों में, अमेरिका में। और आप ही के ब्रेन से अपना सामान बनाकर, नया अनुसंधान करके, और उसी को आप ही को बेच कर पैसा कमाया। हमारी शिक्षा पद्धति कैसी थी? प्राचीन शिक्षा पद्धति तो बचपन में 2 ही बातों पर हम लोग भी जब तक बच्चे थे, मतलब बहुत
दिन की बात नहीं, हार्डली 50 साल पहले की बात है कि हम लोग भी जब तक बच्चे थे तो भारतीय पद्धति से हम लोगों को घर में 2 ही बातों पर जोर दिया जाता था। भाषा, घर की जो मातृभाषा है वो तो है कि मानी मगध के रहने वाले मगही, भोजपुर के रहने वाले भोजपुरी, हजारीबाग के रहने वाले हैं कोठा, फिर हिंदी अंग्रेजी, और गणित सिखाया जाता था सवैया गणिया, और उससे जो हमारा कैलकुलेशन था वो बहुत फास्ट था। मुद्रा की जो प्रणाली अभी है डेसिमल सिस्टम में, जिसमें पैसा और 100 पैसा है, आप सोचिए कि हमारे यहाँ शुरू होता था फूटी कौड़ी से, फूटी कौड़ी, कौड़ी, तब दमड़ी, तब धेला, तब जाके पैसा। जहां काउंटिंग का इतना जबरदस्त मेथड रहा हो, लैंग्वेज का इतना जबरदस्त मेथड रहा हो, लैंग्वेज का जबरदस्त मेथड कैसे था? तो ऋग्वेद की ऋचाओं में कहता है कि गुरु जी के आश्रम से ऐसी ध्वनि आती है, मालूम होता है कि बरसात का मौसम हो और मेढ़क कर रहा है, क्योंकि गुरु जी जो बोले शिष्य बुला रहे हैं इसको। और ऐसे भी वेदों को श्रुति साहित्य कहते हैं, क्योंकि वेदों को लिखित रूप में लाया गया 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, और ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना शुरू हुई 1500 ईसा पूर्व से। उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, दोनों महाकाव्य, ज्योतिष, कल्प, सूक्त, व्याकरण, जितने भी वेदांग हैं, अब इनका रचना हो गई, पीढ़ी दर पीढ़ी वह स्मृति से याद है, और उस स्मृति के कारण ही सुन करके याद है। इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहते हैं, क्योंकि सुन करके याद है। बाद में उसको ईसा की 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया। अभी भी जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं किसी कविता को, किसी दोहा को, वह मन की स्मृति में अंकित हो जाता है। तो हमारी पद्धति कैसी थी? गांव में आप 4 वर्ष की उम्र है, 5 वर्ष की उम्र है, तो आपको मां सुना रही है कहानी या दादी सुना रही है कहानी, कृष्ण और सुदामा। ये सुदामा जो है चना छिपा करके खा रहे हैं। कृष्ण भगवान पूछ रहे हैं सुदामा क्या कटकटा रहा है? बोला जाड़ में कहां कटकटा रहा है कृष्ण? झूठ बोलते हो, आंख पकड़ेगी, और उसे चने छीन कर खाए। इसी उदाहरण को चुकता किया कृष्ण ने जब सुदामा उनके दरवाजे पर गए तो उन्होंने इतना स्वागत किया। ये कहानी आपके मन में जिस इक्विटेबल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक सेलिएंट फीचर है, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इक्विटेबल का मतलब हुआ वैसी शिक्षा प्रणाली जो सभी को समान शिक्षा दे। जैसे 10वां आपने भी पास किया है केरेडारी का हाई स्कूल से, और 10वां एक लड़के ने सेंट जेवियर्स स्कूल से भी पास किया है। एक लड़का 10वां ने दून स्कूल देहरादून से पास किया है, और एक लड़का 10वां ने, जिसको वो स्कूल कहते हो लेवल कहते हैं यूरोप में, उसने किंग एडवर्ड्स ग्रामर स्कूल लंदन से पास किया है तो 10वां के। लेकिन जो स्केल है उस स्केल में डिफरेंस कितना है? जो किंग एडवर्ड्स ग्रामर स्कूल का लड़का है 10th पास, दून स्कूल का लड़का जो पास है 10th, या हजारीबाग का सेंट जेवियर्स का पास जो है, या फिर केरेडारी का पास है, कागज पर भी बराबर है। ग्रेजुएट सेंट कोलंबा का भी बराबर है, सरिया कॉलेज का भी बराबर है, सेंट स्टीफेंस का भी बराबर है, ऑक्सफोर्ड का भी बराबर है। इन क्वालिटेटिव डिफरेंस कितना है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस बात पर जोर है कि इक्विटेबल एजुकेशन, पहली कक्षा की जानकारी पहली कक्षा के सभी विद्यार्थियों को समान रूप से सभी विद्यालयों में उतनी ही ग्रेडेशन की, और इंक्लूसिव एजुकेशन में समाज का कोई व्यक्ति छूटे नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी गरीब हैं तो मैं शिक्षा से वंचित हो जाऊं। तो जो बचपन में ये कहानी जब सुनता था बच्चा, तो ये कहानी हो सकता अमीर बच्चा भी हो जिसकी दादी सुना रही, ये कहानी गरीब बच्चा भी हो जिसकी दादी सुना रही।
तो कृष्ण और सुदामा में जब हम लोगों के जमाने में मित्रता होती थी, हम लोग मान के गरीब है और साथ में पढ़ने वाला बच्चा कृष्ण का बेटा है, वो अमीर है, उसको टिफिन खिलाने के लिए गाड़ी लेकर ड्राइवर आ रहा है, हाथ में ऊपर वाला तौलिया और लेकर के करा के हम लोग पुछवा देते, तो भी उससे मित्रता होती थी, क्योंकि एक ही स्कूल में कृष्ण और सुदामा पढ़ते थे साथ साथ। अब तो कृष्ण और सुदामा के साथ पढ़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो वो एजुकेशन सिस्टम था हमारा, जिसने भाषा के ऊपर जोर दिया, न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर भी जोर दिया, इक्विटी के ऊपर जोर दिया, इंक्लूजन के ऊपर जोर दिया। और इक्विटी और इंक्लूजन पर कैसा जोर है कि मां कहती है कि जाके रोटी गाय होता है, जैसे चीनी की भाषा दिया, किसी को मारो मत। तो इतनी उच्च शिक्षा प्रणाली वाला देश, उस पर जब ये शिक्षा प्रणाली आरोपित हो गई, तो इसमें भी हम लोगों ने एक्सेल किया, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये इतना ज्यादा उसकी तरफ झुक गया। आजादी की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, उन्होंने नेपाली की ही शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन तब तक भारतीय संस्कृति की जड़ें इतनी मजबूत थी कि उनकी हिंदी भी अच्छी थी, संस्कृत भी अच्छी थी, और भारतीय संस्कृति में भी उनकी जड़ें थी। लेकिन धीरे धीरे इतना टिल्ट कर गया कि भी अब हम टीवी पर एक सीरियल में देखता हूं, कभी मेरी पत्नी देखती रहती है, मैं तो सीरियल भी देखता है, अनुपम, बड़ा लोकप्रिय सीरियल है। अब उसमें विवाह की संस्था का जो मजाक बनाया गया है, मैं नहीं जानता कि हिंदुस्तान के किस हिस्से में इस स्तर के परिवार, उच्च से उच्च परिवार में, निम्न से निम्न परिवार में, आर्थिक दृष्टिकोण से इस स्तर के परिवार में उस तरह से वैवाहिक संस्था का खंडन हुआ है। इन वो आपको दिखाया जाता है, परोसा जाता है, और बहुत सटल वे में, बहुत बारीक तरीके से आपके दिमाग में बैठाया जाता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। और ये जो कुठाराघात है भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर, ये जो कुठाराघात है भारतीय सभ्यता, इसी ने सोचने के लिए देश की नीति नेताओं को मजबूर किया कि हमें एक नई शिक्षा नीति लानी होगी, जिसमें हमारा अधिक से अधिक बल अन्य बातों के अलावा इन बातों पर हो कि हम भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को फिर से जीवित कर सकें और अपने बच्चों में दे सकें। क्योंकि बहुत कम घर है जहां पिताजी सुबह सुबह उठ के हनुमान चालीसा या दुर्गा सप्तशती सस्वर पाठ करते हो, आरती करते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, ताकि उनके बच्चों के कान में वो मंत्र पड़े। बच्चे कहेंगे कि घूमना है राजस्थान, आप लेके चल दीजिएगा। बच्चे कहेंगे कि मैं पढ़ूंगा वहां, आप एडमिशन करा दीजिएगा। लेकिन ये देखने का उसके पास अवसर ही नहीं है। ये नहीं जानता है कि हमारी भारतीय संस्कृति है क्या। रक्षाबंधन के दिन सेंट जीवियर्स स्कूल हजारीबाग 10 बजे सभी बच्चों को बुलाएगा हर हाल। मेरे भी बच्चे पढ़ते थे, तो अभी हाल उन्होंने कहा कि वो गवर्नमेंट बॉडी में आ जाइए सर, उनकी जो परमानेंट गवर्नमेंट बॉडी है। तो 2-3 राउंड की वार्ता उन्होंने की, लेकिन वार्ता विफल हो गई। कुछ बिंदुओं पर किसी चर्चा नहीं करता। मैंने कहा कि ये बात मानिएगा तब मेरा होगा। तो ये जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, कल्चरल वैल्यूज एंड कॉस्ट है, उस पर इतना गहरा आघात है। इसलिए जब नई सरकार बनी तो उसने बहुत मंथन किया 2-2.5 साल, और तब जाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 5+3+3+4 इसके तहत आपको 12वीं की डिग्री मिलती है। ये 5+3+3+4 क्या है? तो पहले 6 वर्ष की उम्र में बच्चा पहली कक्षा में एडमिशन लेता था। सरकार ने कहा कि नहीं, जिस सोशलिस्ट सरकार की आप कल्पना कर रहे थे कि समाज सरकार वह शिक्षा की जिम्मेवारी ले, तो यह सरकार सोशलिस्ट होने का दावा नहीं करती है, लेकिन इसकी जो नीति निर्देशक तत्व जो है वो बिल्कुल सामाजिक मूल्यों के अनुकूल है। अगर 3 साल के बच्चा ही स्कूल में आए, क्या बहुत पढ़ेगा? क्या उद्देश्य है? क्या पढ़ाएगा 3 साल के बच्चों को? और ये कहना है कि 100% इंश्योर कर रहा है गवर्नमेंट
उसको 100% इन्वॉल्व करना है कि हर बच्चा 3 वर्ष की उम्र में स्कूल में आए। इसका दो ही लक्ष्य, क्वालिटेटिव अपब्रिंगिंग, उसको खाना बढ़िया मिले, अंडा मिले, फल मिले, खाना मिले। हर घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उसको पोषक तत्व वाला खाना मिल सके, तो स्कूल उसको 3 से 6 वर्ष की उम्र तक क्वालिटेटिव नरिशमेंट, और स्कूल में बैठने की उसकी आदत होगी, खेलेगा कूदेगा और सामूहिकता का विकास। फिर पहला, दूसरा, 7वां और 8वां वर्ष में पढ़ाई। ये 5 वर्ष में, 3 से 5 वर्ष में वो 8 साल का होगा, वो दूसरा पास करेगा। फिर 3 साल की पढ़ाई होगी 8वां से 11वां, 8 से 11 वर्ष में, तो तीसरा, चौथा, 5वां। फिर 11 वर्ष से 3 साल, 6ठा, 7वां, 8वां, और +4 जो लास्ट में 8वां से 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। प्रारंभिक वर्ष जो है 5वीं कक्षा तक सारी चीजें पढ़ाई जानी है मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब हिंदी नहीं, मदर टंग, उर्दू में, संथाली में, मगही में, कोठा में, भोजपुरी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, जहां जो भाषा है उसमें आपको दर्द होता है। आप कितना भी अंग्रेजी पढ़े हो, आप अगर मगध के तो चिल्लाते हैं माए रे माए, बाप रे बाप, उस समय अंग्रेजी नहीं आता है। क्यों? माए रे माए क्यों करते हैं? आपका मदर टंग, आपके हृदय से पीड़ा की आवाज आती है, तो मदर टंग में पढ़ाया। और दूसरा जो इस पूरे पीरियड में कोई एग्जामिनेशन नहीं है, मदर टंग प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटी, अंक उसको समझ में आए, अंकों का जोड़, भाग, गुना, घटाव, वर्गमूल, खेल खेल में, बोलचाल में, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं। बच्चों को बोझ क्या लगता है जब बच्चों का जब एनुअल परीक्षा होता है, तीसरा का, चौथा का, आप कल्पना कीजिए कि सेंटीमीटर से आप निकल रहे हैं, बड़ा खुश कि मेरा बेटा बहुत अच्छा किया। आप कल्पना कीजिए उस बच्चे का जिसने खराब किया है, उसके गार्जियन का भी मन बुझा हुआ है, बाहर निकल उसके चॉकलेट भी नहीं दिलाया है, जो तो नालायक, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। 6 साल का, 7 साल का मासूम बच्चा, अब उसके मन पर ऐसे व्यवहार के बाद आप क्या समझते हैं कि स्कूल को लेकर के कोई अच्छी छाप उसके मन पर पड़ेगी? वह स्कूल से भागने लगेगा। पढ़ना बड़ा कठिन काम है, पढ़ना कुछ भी कठिन नहीं। विश्वविद्यालय की डिग्री से अगर आदमी बहुत जीवन में सफल हो जाता, तो मैं जब एमए पास कर गया था, मैं पिता की कोई बात नहीं मानता था, तो पिता गुस्सा में बोलते थे कि गधा पर शास्त्र लाने से गधा में बल होता है, कुछ नहीं आता तुमको, बेहुदा की बात मानिएगा। आज मैं समझता हूँ कि मजाक में कही गई वह बात बिल्कुल सच है कि गधों पर शास्त्र ला देने से गधा विद्वान नहीं होता है। डिग्री जो है वह एक बोझ की तरह है, विद्वता जो है वह एक अंतर्निहित चीज है, स्व तलाश करने की चीज है, और ये विश्वविद्यालय में नहीं मिलती है, ये स्व अध्याय से मिलती है। अभी मैं पेंगुइन से एक नई पुस्तक प्रकाशित हुई है, अनिल यादव बीएससी पास है और 20 वर्षों तक पत्रकार रहे और पूरी तरह से यायावर प्रवृत्ति है। उनकी पेंगुइन से जो नई पुस्तक प्रकाशित हुई है उसका नाम है कीड़ा जगत। कीड़ा जगत एक ऐसा है, कीड़ा कहते हैं जो कि हिमालय के ग्लेशियर वाले इलाके में पाया जाता है। वो वनस्पति भी है और जड़ी भी है, माने उसमें फंगस भी डेवलप कर जाता है, लाइफ भी है और बॉटनिकल लाइफ, और उसमें काम शक्ति को बढ़ाने की ताकत है, जैसा कि उधर के लोग क्लेम करते हैं कि एफ्रोडिसिक मेडिसिन है। हालांकि अनिल यादव का इंटरव्यू ललन टॉप पर आप देख सकते हैं। अनिल यादव ने कहा कि हमको तो रोज खिलाया है, कुछ फर्क नहीं। मतलब क्या है, एक भ्रांति से जुड़ी। अब अनिल यादव बीएससी पास पत्रकार है, कोई बड़ी डिग्री नहीं, लेकिन उन्होंने सचमुच में भारत के गांवों को, कस्बों को, हिमालय के जंगलों को, हिमालय की तराई को घुमा है। आप लोगों का इंटरव्यू 1.5 घंटे का सुन लीजिएगा, मैंने तो किताबें भी पढ़ी हुई, तो आपको
ज्ञान का अद्भुत खजाना है, ज्ञान का अद्भुत खजाना है। तो जो मैं कह रहा है पढ़ाई जो है वह विश्वविद्यालय की डिग्री में नहीं है। मार्क जगरबर्ग उसने ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं, जब पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने फेसबुक का स्टीव जॉब्स ने ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं, करते करते ही उसके दिमाग में कंप्यूटर का आ गया था। धीरू भाई अंबानी कोई हार्वर्ड स्टैनले के या वाटन स्कूल ऑफ बिजनेस के मैनेजमेंट ग्रेजुएट नहीं, उनका बेटा है, वो किसी के ग्रेजुएट नहीं, लेकिन उन्होंने ही अंपायर किया। तो ये जो हमारा भाषा के ऊपर न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो जोर है कि बच्चों में मातृभाषा के माध्यम से वह ज्ञान एकदम सीपिंग कर जाए, उनके मन में ऐसा प्रवेश कर जाए कि उनको रटना नहीं। हमारी शिक्षा पद्धति की जो सबसे अभी खराबी क्या है, वह रटना है। फिर रटना नहीं पड़े, वो स्वाभाविक रूप से उनके मन में समाये। फिर कहता है कि 5वीं के बाद से भी वोकेशनल शुरू हो जाएगा, स्किल डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। और स्किल डेवलपमेंट थ्योरेटिकल केवल नहीं होता, उनको इंटर्नशिप पर बच्चों को भेजा जाएगा। मान लीजिए कोई चौड़ा का काम सीख रहा है, कोई कपड़ा बनाना सीख रहा है, तो जहां पर ये चीजें बनती हैं वहां उनको दिखाया जाएगा। अब एक थ्योरेटिकल ज्ञान और एक प्रैक्टिकल ज्ञान, जैसे आप किसी बच्चे को लकड़ी का बहुत तरह का सामान बनाने का ट्रेनिंग देते हैं और उसका जन्म कैसे घर में हुआ है जहां पर पिताजी यही काम करते हैं, तो उसका हाथ जो लकड़ी के काम पर बैठा हुआ होगा वही ट्रेनिंग देना। और एक उद्देश्य क्या है कि हम उच्चतर शिक्षा भी, उच्चतम शिक्षा भी अगर वर्नाकुलर में अपना मातृभाषा में हिंदी में दे पाए तो देखिए कि चीन जापान के लोग शोध, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इन सभी चीजों की शिक्षा अपनी मातृभाषा में देते हैं और वे कमजोर नहीं। यहाँ इसका दूसरा पक्ष है कि अगर हम अंग्रेजी जानते हैं तो उसका हमको फायदा है। चीन में मंडारिन में पढ़ाई होती है उच्च शिक्षा की, और चीनी नवयुवक अमेरिकी बाजार में भारतीय युवकों से नहीं जीत पाते हैं क्योंकि भारतीय युवकों को अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी बहुत अच्छे से आती है, इसे नहीं जीत पाते। तो अंग्रेजी भाषा सीखिए, लेकिन सरकार चाहती है कि मातृभाषा से कम 5वीं तक तो पढ़ाई हो और अगर आगे तक भी हम पढ़ा सके, वैसी पुस्तकों का निर्माण कर सके, पाठ्य सामग्री का निर्माण कर सके, वैसे शिक्षकों को तैयार कर सके कि हम अपने मातृभाषा में, जो राष्ट्र की मातृभाषा है हिंदी, उसी में पढ़ा पाए, लेकिन तब तक हम जरूर उसको मातृभाषा से दें। तो ऐसे बच्चे जब 12th पास करेंगे तो उनकी मातृभाषा मजबूत होगी। बिहार के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं तो हिंदी सीखेंगे, चाईबासा के रहने वाले हैं तो कोठा, उड़ुक, संथाली कोई दूसरी भाषा जानेंगे, और एक साउथ की भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उसमें से कोई एक भाषा सीखेंगे। अब ये बच्चे जब मैट्रिक पास कर जाएंगे, क्लास 12 जिसको कहते हैं +2, तो भाषा के ज्ञान से ये पूरी तरह से समृद्ध, अंक ज्ञान से ये पूरी तरह से समृद्ध हो। और सच पूछा जाए तो 12 तक जो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है, इन्हीं 2 योग्यताओं में प्रवीण होना। 8वीं से फिर आपकी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी सभी विषयों की। फिर जब आप कॉलेज में आएंगे तो कॉलेज में 4 साल का पाठ्यक्रम, एक संशोधन हुआ है कॉलेज, परसों यूजीसी का लेटर आया है कि 3 साल का ग्रेजुएशन नहीं 4 साल, और ये लागू होगा 2024 से। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? कल एक गार्जियन का मेरे पास फोन आया, गार्जियन का नहीं, आनंद भूषण सर पहले एकेडमिक एडवाइजर थे गवर्नर के, उन्होंने ही फोन किया, कैसा ही बताओ तुमको रजिस्ट्रार है, बताओ कि एक लड़के को उसने 2 पेपर का एग्जाम दे दिया है और उसका बीएसएफ में सिलेक्शन हो गया है, ट्रेनिंग में जाना है, तो बाकी पेपर का एग्जामिनेशन कैसे देगा? तो हमने एक ही रास्ता है कि सर विश्वविद्यालय के कुलपति स्पेशल आदेश दे दें
तो वहां ज्वाइन करके आए फिर से परीक्षा देते, तो बिल्कुल की छुट्टी उसको नहीं मिली, तो करना पड़ेगा उसको लगातार, फिर काउंसिल सब एक ही रास्ता है उसको अगले साल परीक्षा, और इन 2 पेपर का ही परीक्षा देना पड़ेगा क्योंकि दे चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमारी जो उच्च शिक्षा है वह चलते हुए ट्रेन के समान, पटना में चले, बक्सर में जिलेबी खाने का मन किया होता है, जिलेबी खाए रहे 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, फिर मन किया 1 साल के बाद फिर डिब्बा में चढ़ गया, वही कोर्स बक्सर तक की जो यात्रा हो गई पटना से बक्सर, वो यात्रा आपकी कंप्लीट हो गई। मतलब कि अगर आपने पहले वर्ष की पढ़ाई पूरी कर ली है, किसी कारण से छोड़ना पड़ गया, पिता का असामयिक निधन हो गया, मां को कैंसर हो गया, हॉस्पिटल में रहना पड़ा, आप ही खुद बीमार पड़ गए, परीक्षा नहीं दे पाए, ऐसा हुआ कि फिर बाद में लौट ही नहीं सके कॉलेज, तो आपने जो प्रथम वर्ष की पढ़ाई की वो तो बेकार हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रथम वर्ष की पढ़ाई के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने बीए का सर्टिफिकेट कोर्स किया है। 2 साल पढ़ लेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पढ़ लेंगे तो डिग्री मिलेगी, और 4 साल पढ़ लेंगे तो विद रिसर्च यू विल बी एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट इन पोस्ट ग्रेजुएशन। क्या आप रिसर्च भी कर सकते हैं डायरेक्टली? ये बहुत बड़ी बात है। कितने लड़के ऐसे हैं हम लोगों की पीढ़ी के जो घर से कमजोर थे, किसी कारण से आईएससी पास किए, बीए में एडमिशन भी कराया, मैथमेटिक्स ऑनर्स था, 3rd ईयर पूरा पढ़े, 4th ईयर का भी आधा पढ़ के परीक्षा देना था, पिता की कुछ घर में ऐसी आकस्मिक घटना हो गई कि उनका पढ़ाई छूट गया, उनकी बेसिक डिग्री क्या रह गई? सिर्फ आईएससी पास, जबकि उन्होंने 1.5 वर्षों तक गणित प्रतिष्ठा की पढ़ाई और बहुत ईमानदारी से पढ़ाई। तो ये लचीलापन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरा लचीलापन क्या है कि मान लीजिए मैं फिजिक्स ऑनर्स पढ़ रहा था जब अपने जमाने में, सपोज कीजिए, तो मैं साइंस से आर्ट्स में आया था, हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ता था, मेरी इच्छा थी फिजिक्स में मैं पढ़ूं, जिससे अच्छा था, लेकिन फिजिक्स में नंबर अच्छे नहीं थे कि ऑनर्स मिले, खराब रिजल्ट हो गया था ऐसी, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि आप हिस्ट्री ऑनर्स पढ़िएगा तो आपको पॉलिटिकल साइंस लेना है, सोशियोलॉजी लेना है, आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। तो नहीं पढ़ सकते हैं, गणित मेरी अच्छी है, प्लस 2 तक मैंने पढ़ा है, इतना गणित मैं जानता हूं, फिजिक्स समझ रहा हूं। आज भी सुविधा है, आप हिस्ट्री ऑनर्स लेकर के फिजिक्स ले सकते हैं, फिजिक्स ऑनर्स लेकर के फिलॉसफी भी पढ़ सकते हैं, और आप दुनिया में जितने बड़े बड़े विद्वान को देखेंगे सभी मल्टी डिसिप्लिनरी हैं। अभी जो अमेरिका की ताकत घटती जा रही है और बार बार आता है कि अमेरिका महाशक्ति नहीं रहा, तो उस पर सबसे पहली किताब 2008 में थॉमस एल फ्रीडमैन नामक एक पत्रकार ने लिखी। इस पत्रकार की खासियत है, आप लोग नेट में सर्च कीजिएगा, बुला लीजिए, 6 बार उनको लगातार पुलित्जर प्राइज मिला है, जो किताब लिखते हैं उसका पुलित्जर पुरस्कार। तो थॉमस एल फ्रीडमैन और उनके साथ प्रोफेसर थे फिजिक्स के माइकल मेंडलबॉम, दोनों ने मिलकर किताब लिखी, व्हाट वेंट रॉन्ग विद यूएस। अमेरिका के साथ गलती कहां हुई कि अमेरिका पिछड़ता जा रहा है, चीन आगे निकलता जा रहा है। क्योंकि उस किताब की पहली पंक्ति है जो चीन से शुरू होती है, और बाद में राइटर एक्सप्लेन करता है कि मैं अमेरिका पर किताब लिख रहा हूं और उसकी पहली पंक्ति में चीन से शुरू कर रहा हूं, ऐसा क्यों? कहता है कि अमेरिका का भविष्य चीन पर निर्भर है। अगर चीन को हम रोक पाएंगे तब तो महाशक्ति बने रहेंगे, नहीं रोक पाए तो महाशक्ति के पद से यह हमें उतार देगा। माइकल मेंडलबॉम जिसके प्रोफेसर, साथ में फिलॉसफी। तो ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी अलाउ हुआ है बच्चों के लिए कि वे एक साथ कई विषयों को पढ़ सके, यह उनके सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास में सहायक होगा। दूसरा क्या है कि आप एक साथ दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पढ़ रहे हैं, आपका मन है कि हम ऑनलाइन एक डिप्लोमा कर लें डेटा एनालिटिक्स।
आपका एक मन है कि हम एक सर्टिफिकेट कोर्स कर लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका मन है कि हम एक सर्टिफिकेट कोर्स कर लें, डिप्लोमा कोर्स कर लें साइबर डिफेंस, कर लीजिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, जिसमें आपकी इच्छा है ऑनलाइन कर लीजिए। और ये जो अतिरिक्त डिग्री है वो आपको इक्विप करेगी, योग्य बनाएगी तो रोजगार के बाजार। और ये जो बहुमुखी डायमेंशन की पढ़ाई है, क्या अंग्रेजी ऑनर्स के हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं। अब साहित्य में दिलचस्पी बहुत आवश्यक है, चाहे कोई भी चीज पढ़ें, हिंदी साहित्य पढ़ें, अंग्रेजी साहित्य पढ़ें, लेकिन जब तक आप समकालीन साहित्य नहीं पढ़ेंगे, कंटेम्पररी साहित्य नहीं पढ़ेंगे, आपको अगर बंगाल को समझना है कि 100 वर्ष का पहले का बंगाल कैसा था, तो आपको शरद चंद्र चट्टोपाध्याय पढ़ना होगा, विमल चंद्र चटर्जी पढ़ना होगा। आपको समझना है कि 100 वर्ष के पहले का यूपी और भारत कैसा था, तो आपको प्रेमचंद पढ़ना होगा। आपको 50 वर्ष पहले का बंगाल समझना है, तो आपको सुनील गंगोपाध्याय को पढ़ना होगा, विमल मित्र को पढ़ना पड़ेगा। नेम ड्रॉपिंग कर दिए कि मैंने कानून को पढ़ा है, काफका को पढ़ा है, दोस्तोयेवस्की को पढ़ा है, उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि दोस्तोयेवस्की ने जो रचना लिखी वो रूस की पृष्ठभूमि में है, हेमिंग्वे ने जो रचना लिखी वो अमेरिका की पृष्ठभूमि में है, रॉबर्ट वुडलम ने जो रचना लिखी वो ब्रिटेन की पृष्ठभूमि में है। तो अब रॉबर्ट वुडलम ने बड़ा लाजवाब नॉवेल लिखा, पार्ट 1 पार्ट 2, द बोर्न आइडेंटिटी। बोर्न जो है BOURN, बोर्न कैरेक्टर है, उसका प्रोटैगनिस्ट है, हीरो ऑफ नॉवेल है। लेकिन हम उसको पढ़ेंगे तो क्या बताया कि ग्लासगो शहर से गुजर रहे हैं, कार से मैं देख रहा हूं किनारे किनारे, तो ग्लासगो शहर को देखने से झूरा समझ में आएगा कि दारू समझ में आएगा कि केरेडाई समझ में आएगा। आपको स्थानीय साहित्य को, स्थानीय भाषाओं को, और हमारी दिक्कत क्या है कि हम बड़े बड़े यूरोपीय नाम तो लेते हैं, लेकिन हमारे जो अन्य साहित्यकार हैं, असमी में, बंगाली में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, उनका नाम तक नहीं जानते, उनकी रचनाओं में क्या वो तो छोड़ दीजिए। और साधारण व्यक्ति नहीं, कॉलेज में पढ़ाने वाला अध्यापक नहीं जानता है, कभी पढ़ता ही नहीं। क्यों? क्योंकि पढ़ने के प्रति इंसेंटिव नहीं है। एक अच्छा शिक्षक होने का कोई इंसेंटिव नहीं है। शिक्षक अच्छा मत होइए आप, पेपर बहुत और विषय, कैंची और गोंद लेके बैठे, किताबें बहुत लिखी, कट एंड पेस्ट, और आपका रिज्यूमे इतना बड़ा हो जाएगा कि लगेगा कि यही व्यक्ति वाइस चांसलर होने के लायक है। जब मुंह खोलेगा तो आपको लगेगा कि बात नहीं होगा। तो ये जो शिक्षा प्रणाली में दोष है, उसी को दूर करने का प्रयास है कि सारे कुछ वो व्यक्तिगत लेवल पर कि आपका इंटेलिजेंस क्या है, और जब इसको इंसेंटिव मिलेगा कि बढ़िया शिक्षक है ये, इसको आगे बढ़ाया जाए, तब आप बढ़िया शिक्षक बनने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन आप देखिएगा कि बढ़िया शिक्षक से तो कोई इंसेंटिव है नहीं, केवल बायोडेटा को इंप्रूव करने से इंसेंटिव है, तो आप बायोडेटा को इंप्रूव करने लग जाइए। तो इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसमें सबसे बड़ा ये है कि इलास्टिसिटी है कि आप जब चाहिए छोड़ सकते हैं, फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा इलास्टिसिटी है कि आप कई विषयों को साथ में पढ़ सकते हैं। तीसरा इलास्टिसिटी है कई पाठ्यक्रमों को साथ में कर सकते हैं। और चौथा है कि मौलिकता पर बहुत ज्यादा बल है, ओरिजिनलिटी पर बहुत ज्यादा बल है। और ऐसे विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं जहां पर पाठ्यक्रम के हिसाब से भी इसी महाविद्यालय के सचिव मिथिलेश मिश्र जी बता रहे थे, उनका लड़का नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट में लिया है अहमदाबाद में एडमिशन, सरकारी संस्था है, कोई पाठ्यक्रम नहीं, 3 वर्ष का पाठ्यक्रम है। पढ़ाने वाले IIT के प्रोफेसर आते हैं, एक लेक्चर कम को 10,000। इन रेलवे ट्रैफिक वर्कशॉप के लिए वो पढ़ा रहे हैं, ये 3 साल में पढ़ेंगे बच्चे, फिर यही बच्चे इंडियन रेलवे सर्विस की परीक्षा देंगे, उसमें जो बेस्ट है उसमें चले जाएंगे। बाकी कहां जाएंगे? बाकी को हाथों हाथ यूरोप में, अमेरिका में, और यहाँ का जो प्राइवेट एजेंसी कॉन्ट्रैक्टर जो रेलवे में काम करता है
जानी चाहिए, हेवी तनख्वाह पर कैंपस नहीं दिया है, क्योंकि डिग्रियों के बोझ से हम किसी को विद्वान नहीं बना सकते। इसीलिए लेकिन IIM में वो सुविधा नहीं है हमारा जो हार्वर्ड में है या स्टैनफोर्ड में है या प्रिंसटन में है। लेकिन हमारे बच्चे यहाँ IIM अहमदाबाद से पढ़ के, कोझिकोड से पढ़ के जाके झंडा गाड़ देते हैं। मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ, 2-4 इंटरेक्शन मेरा, मैं चुनाव प्रबंधन देख रहा था, एक बड़े राजनीतिज्ञ हैं, तो उनके साथ जो उनके सहयोगी थे हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस के मैनेजमेंट ग्रेजुएट थे, बहुत नजदीक से काम करने का मौका मिला। मुझको लगा कोई खास ऐसा नहीं है, हमारे IIM में ग्रेजुएट भी उतना ही जानते हैं। आज रघुराम राजन जिन्होंने ये फोरकास्ट किया था 2008 में, 2006 में आर्थिक मंदी था, ब्लूमबर्ग टीवी पर 2008 में जो अमेरिका में आर्थिक मंदी आई, लेहमन ब्रदर्स के कोलैप्स के बाद, उसका फोरकास्ट रघुराम राजन ने 2006 में किया। और रघुराम राजन कोई हार्वर्ड प्रोडक्ट नहीं, IIT उसी पर जोर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। और इस जोर का जो सबसे खूबसूरती है कि बच्चों को रिसर्च के क्षेत्र में कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है लेक्चरशिप में प्रमोशन पाने के लिए। आपका मन हो सचमुच में अनुसंधान करने का मन हो, अनिल यादव की तरह सचमुच में कुछ अनुसंधान करके आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उस विषय में, तभी आप अनुसंधान करें, केवल दिखाने के लिए अनुसंधान नहीं करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी बात पर बल देता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये लक्ष्य है कि 2018 के आंकड़े से हमारे पास अभी 26.1% लड़के वोकेशनल कोर्सेज में हैं, लेकिन लक्ष्य है कि 2030 तक हमको 100% लोगों को वोकेशनल कोर्स में, मतलब कुछ न कुछ एबिलिटी देना है। जो गांधी जी कहते थे कि हम लोग का ग्राम विलेज ऑटोनॉमी था, कैसे गांव में ही लोहा का काम करने वाला लोहा, गांव में ही लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई था, गांव में ही सोना की कारीगरी करने वाला सोनार था, गांव में ही विद्वता के उच्चतम स्तर पर बैठे हुए पंडित जी थे, गांव में ही आपको मार्शल आर्ट सैनिक विद्या को सिखाने वाला चाहिए बैठा। पूरा जो आपका सिस्टम था वो सेल्फ सफिशिएंट था। हम उसको अंग्रेजों ने ब्रेक किया जानबूझकर, और उसके बाद भी जो हम बचे हुए हैं वो ब्रेक करने के लिए क्या कहता है कि स्कूलों में ऐसे ही पास करेंगे, मत पढ़ाएं, क्योंकि उनके बच्चे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। हार्वर्ड यहाँ से जो हमारे बच्चे IIT से पढ़ के जा रहे हैं ना, पानी पिलाए हुए उनको, हार्डली 1% पॉपुलेशन है अमेरिका में भारतीयों का, लेकिन 37% CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर 37% भारतीय लोग हैं। ब्रिटेन का आप देखिए प्रधानमंत्री, वो दिन बहुत दूर नहीं है। लेकिन ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो भारत ने कभी भी इस्लामिक आक्रमणों की तरह तलवार के बल पर अपनी को नहीं खाया। हमारा जब भी फैलाव हुआ है वो बुद्धि के बल पर हुआ है। चीन कहता है कि हम पर कब्जा करेगा, लेकिन क्या कब्जा करेगा? चीन हमारे बौद्धिक प्रभाव क्षेत्र में रहा है, इंटेलेक्चुअल डोमेन में रहा है। हम कभी चीन पढ़ने नहीं जाते थे, चीन के लड़के हमारे यहाँ पढ़ते थे, जापान के लड़के पढ़ने आते थे, श्रीलंका, जावा, मलाया, सुमात्रा, कंबोडिया। तो इंटेलेक्चुअल डोमेन ऑफ इंडिया हैज बीन डोमिनेंट इन द एंशिएंट टाइम्स, और आज वही डोमिनेशन यूरोप में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में शुरू हो गया है, और ये बढ़ता चला जाएगा। केवल कंडीशंस रखना है कि लोग लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा हो जिसमें लोग रह सकें, अच्छा से काम कर सकें, और राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति जो है वह हमको इक्विप करेगी उस दिशा में कि हम अपना बेस्ट परफॉर्म करके सोसाइटी को, नेशन को दे पाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगी भारतीय समाज में, हमारे सोच की पद्धति में, और दुनिया में विश्व गुरु बनाने में सहायक सिद्ध होगी। इसी संक्षिप्त निवेदन के साथ बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत